आज हम प्रगतिशील कहानीकार भीष्म साहनी की के द्वारा लिखी गई कहानी चीफ की दावत के बारे में जानेंगे। चीफ की दावत कहानी में मध्यम वर्गीय समाज, उसके परिवेश और मानसिकता को वास्तविकता के साथ अभिव्यक्त किया गया है। चीफ की दावत का मुख्य उद्देश्य मध्य वर्गीय जो व्यक्ति है उसकी अवसरवादिता, उसकी महत्वाकांक्षाएं एवं पारिवारिक परिवेश के विघटन को उजागर करने का प्रयास किया गया है। मध्यम वर्ग के व्यक्ति की यह सामान्य विशेषता है कि वह उच्च वर्ग में शामिल होने के लिए अवसरों की तलाश में रहता है और जहाँ कहीं भी उसे छोटी सी भी तलाश मिलती है, बस उसमें वो शामिल होना चाहता है, चाहे वह स्वयं निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में पहुँचा हो। इस कहानी का जो नायक है वो श्यामनाथ, वह भी उसी प्रकार का है जो दफ्तर की नौकरी पाकर उच्च पद पाने के लिए महत्वाकांक्षा रखने लगा और उसकी पूर्ति के लिए अपने दफ्तर के विदेशी चीफ की खुशामद भी करने लगा। चीफ की दावत का प्रबंध अपने घर पे करने लगा और वह अपनी बूढ़ी माँ की उपेक्षा भी उस दौरान करता है। इसके लिए श्यामनाथ जो है अपने दफ्तर की जो चीफ है उसको दावत के लिए घर पे बुलाता है और उसकी तैयारी के लिए पूरी जी जान की कोशिश करता है। वह और उसकी पत्नी जो है पूरे घर की सफाई में लग जाते हैं। उन्हें विदेशी चीफ की नज़र में आधुनिक और सुसंस्कृत दिखने का ज़्यादा चिंता था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। पूरे घर की सजावट, विशेषतः ड्राइंग रूम की सजावट में विशेष ध्यान देते हैं। प्रत्येक वस्तु को वो उचित स्थान पर रखते हैं और घर के कूड़े को कहीं छिपाने के लिए दोनों पर तैयार रहते हैं और हर एक जगह को साफ सफाई में लग जाते हैं। वह ड्राइंग रूम को एक प्रदर्शनी की तरह बनाना चाहते हैं। आधुनिकता और संस्कृति की प्रदर्शन की तैयारी में एक बाधा जब उत्पन्न होती है, वह है श्यामनाथ की जो माँ रहती है, बूढ़ी माँ, उसकी हो जाती है, जो उसकी नज़रों में प्रदर्शन की योग्य नहीं है और इसलिए वह चीफ से मिलवाना भी नहीं चाहता। तब बूढ़ी माँ को उसके लिए एक फालतू सामान या कूड़े की तरह हो जाती है। कूड़ा और उसकी माँ में कोई अंतर नहीं रहता। श्यामनाथ अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार भी करता है। अंत में उसे लगा कि उसे चीफ की नज़रों में उझल नहीं किया जा सकता है और उसे कहीं भेज भी नहीं सकते हैं, तो क्यों ना इसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जाए, ऐसा तरीके से सजाया जाए जिससे वो बुरी ना लगे। इसके लिए उसने माँ को प्रदर्शन योग्य बनाने का निश्चय किया। पहले माँ को छिपाने की चिंता सता रही थी, अब वह माँ को जो था प्रदर्शनी बनाना चाहता था और उस वस्तु की तरह उसे सजाने लगा। उसने माँ को बताया कि तुम कुर्सी पर बैठना, पैर नीचे मत रखना, इस तरह के कपड़े पहनना, ड्राइंग रूम में मत आना, बरामदे में ही बैठी रहना आदि हर तरह से अपनी माँ को समझाता है। माँ को सजावट के समान उसे उचित स्थान पर बैठा दिया जाता है और उन्हें सिखाया जाता है कि किस तरीके से बैठना है और उन्हें यह भी बताया जाता है कि गलती से भी कुर्सी पे बैठ के पैर ऊपर मत करना और सोना मत, क्योंकि तुम्हारी खर्राटे की आवाज़ से दावत में आए हुए जो चीफ हैं उन्हें बुरा लगेगा। और वह माँ को समझाने लगता है कि तुम माँ, जब हम लोग बैठक में बैठेंगे उतनी देर तुम बरामदे में बैठना, फिर जब हम वहाँ जब बैठक में आ जाएंगे तब तुम फिर बरामदे में चली जाना और फिर तुम गुसल खाने के रास्ते से बैठक में जाके बैठ जाना। इस तरह से हर तरह से अपनी माँ को समझाता था। माँ अवाक होकर बेटे का चेहरा देखती है और फिर धीरे से बोली, ठीक है बेटा, और बेचारी उदास हो जाती है। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए श्यामनाथ बोलते हैं, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला फेरती हुई, पल्ला ठीक करती हुई उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूँ नहीं माँ, टांगे ऊपर नहीं, नीचे रख के बैठो, यह खाट नहीं है। माँ वैसे ही बैठती है। फिर कहता है, तुम सोते समय जोर से खर्राटे मत लेना। तब माँ कहती है, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक में सांस नहीं ले पाती हूँ ठीक से, इसीलिए आवाज़ें होती हैं। श्यामनाथ कहता है, ठीक है चुप रहो। उसके बाद कहता है, चलो ठीक है, अब
चूड़ियाँ उड़ियाँ हो तो पहन लो। माँ कहती है, चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को लगता है तीर की तरह। वह तुनक कर बोले, यह कैसे राग अलाप रही हो? सीधा कह दो कि नहीं है जेवर, इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? सारी तैयारियों के बाद जब चीफ घर पर आते हैं दावत के लिए, तो उनके आओ भगत में पति पत्नी लग जाते हैं। चारों ओर से उनके स्वागत में, उनके आओ भगत में दोनों व्यस्त रहते हैं। और उसके बाद रात के समय में जब भोजन के पहले शराब का लंबा दौर चलता है, 10:30 बजे तक सभी व्यस्त रहते हैं। उसके बाद खाने का दौर शुरू होता है। दावत में विदेशी अफसर सबकी दृष्टियों पर केंद्रित रहते हैं। उनकी पत्नी, महिला जो अतिथि रहती है, वह आंखों की पुतली से बनी रहती है। दावत में सभी स्त्री पुरुष शराब पीते हैं और पश्चिमी सभ्यता का प्रदर्शन करते हैं। इतनी रात हो जाने के बाद श्यामनाथ की बूढ़ी माँ बेचारी थक कर सो जाती है। कुर्सी पर बैठे बैठे खर्राटे लेने लगती है। आवाज़ वातावरण में गूंजने लगती है। और तब घर आए अतिथि की नज़र माँ के ऊपर पड़ती है। श्यामनाथ ने माँ को चीफ के स्वागत के लिए कहा। बेचारी हाथ जोड़ती है, पर चीफ ने अपने हाथ को बढ़ाया तो माँ को आदेश मिलता है कि वह साहब से हाथ मिलाए। बेचारी बायां हाथ आगे करती है तो सभी मजाक उड़ाने लगते और हंसते हैं। चीफ द्वारा हाउ डू यू डू कहने पर श्यामनाथ ने अनपढ़ माँ को अंग्रेजी शब्दों को दोहराने के लिए विवश किया और उससे उपकर वह हाउ डू कहते हुए आगे बढ़ती है। फिर सब उपहास उसका करते हैं। इस तरह इस उपहास के सामने माँ जो है उदास हो जाती है। चीफ की इच्छा जानकर श्यामनाथ अपनी माँ को गाने की फरमाइश करते हैं। मना करने पर भी वह एक पंजाबी लोकगीत सुनाती है। यह श्यामनाथ के लिए प्रसन्नता और गर्व की बात होती है, क्योंकि माँ ने पार्टी में नया रंग जो भर दिया था। कहानी का मोड़ उस समय आता है जब बूढ़ी माँ की स्थिति सब की ओर निरी हो गई है, जब उसके बेटे ने आदेश दिया कि चीफ को अपनी फुलकारी दिखा दे। उसकी माँ पुरानी फटी हुई फुलकारी लेकर सामने आती है। साहब ने फुलकारी देखकर बहुत खुशी जताई और बहुत ही रुचि के साथ उसे नया लेने के लिए कहा। साहब को फुलकारी बहुत ही पसंद आती है। उसे खुश देखकर श्यामनाथ जो है अपनी माँ से कहता है कि वह उसे नया बनवा कर देगा। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब से बोले कि वह ज़रूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश हो जाएंगे। इस तरह से श्यामनाथ जो है साहब की खुशी पर उसने अपनी बूढ़ी लाचार सी माँ की व्यवस्था को भी और कमज़ोर आँखों को भी न्यौछावर कर दिया। माँ असमर्थ थी, इसके बावजूद उसने खुशी के लिए, साहब की खुशी के लिए और बेटे की पदोन्नति के लिए अपनी सारी व्यवस्था को पीछे छोड़ दिया। दावत के बाद माँ अपनी कोठरी में चली गई और अश्रु की नदी में डूब सी गई। जब आधी रात हुई तब बेटे ने कोठरी का दरवाज़ा खटखटाया तो माँ का दिल बैठ सा गया। वह सोचने लगी, कहीं फिर मेरी किसी गलती के लिए उसे निराश न होना पड़ा हो। और वह अनेक आशंकाओं से भर उठी। वह सोचने लगी कि उस पर फिर से कोई भूल हो गई होगी जिसके लिए बेटा उसे कुछ कहने आया हो। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि माँ कितनी उदास और कितनी डरी सहमी थी। बूढ़ी माँ बेटे के घर में घुट घुट कर जी रही थी। अपने इस घुटन भरे वातावरण से मुक्ति पाने के लिए माँ जो है श्यामनाथ से कहती है कि वह उसे हरिद्वार छोड़ाए। माँ की घुटन और विषाद को अनदेखा कर कर श्यामनाथ क्रुद्ध होकर बोलता है, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। अपनी तरक्की और अपना सपना दिखाकर उसने माँ को साहब के लिए फुलकारी बनाने के लिए विवश कर लेता है। बेटी की कृतज्ञता के आगे माँ का वात्सल्य जीवन जो है वो विजयी हो जाता है। बेटे की तरक्की की आशा देखकर माँ ने फुलकारी बनाने का वादा कर दिया।
बेटे को माँ की लाचारी का ध्यान नहीं आया, पर माँ बेटे की तरक्की की आशा देखकर अपनी लाचारी भूल गई और फुलकारी बनाने के लिए तैयार हो गई। पुत्र के दुर्व्यवहार के बाद भी माँ बेटे की तरक्की की आशा मात्र से सारे अपने दुख को भूलकर उसकी बातों में आ जाती है। इस कहानी में माँ की विवशता श्यामनाथ के लिए प्रशंसा और गर्व का कारण थी। यह प्रसन्नता कितनी झूठी है और गर्व कितना खोखला है, यह इस कहानी से पता चलता है कि माँ लाचार होते हुए भी उस काम में सक्षम नहीं होने के बावजूद भी अपनी सारी जोखिमों के बाद भी उस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। और सिर्फ क्यों? क्योंकि वह बेटे की तरक्की को देखना चाहती है। वह किसी भी कार्य को ऐसा नहीं करना चाहती जिससे उसकी बेटे की उन्नति ना हो। प्रस्तुत कहानी चीफ की दावत में जो श्यामनाथ और उसकी पत्नी का व्यवहार इतनी स्वार्थी और अंतर्विरोधी लेखन के रूप में किया गया है, जो कि इस कहानी से ही पता चलता है कि वे अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किस हद तक जा सकते हैं और उस माँ को एक कूड़े के कचरे की तरह समझते हैं। कहानी में जहाँ माँ ने जेवर बेचकर और अपने त्याग और वात्सल्य का प्रमाण दिया है, वहीं वे बेटे ने अपने स्वार्थ का परिणाम दिया है। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वह उस माँ को भी भूल जाता है जिसने सब कुछ भूलकर उसकी इतनी देखरेख की और उसे इस लायक बनाया। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने श्यामनाथ के माध्यम से इस कहानी में पारिवारिक जीवन मूल्य को विघटित किया है और परिवार में बूढ़ों की दुर्दशा को भी चित्रित किया है। श्यामनाथ जो कि जिसके घर एक बूढ़ी माँ रहती है, वह उस घर में एक आए अतिथि के लिए कूड़ेदान की तरह बन जाती है और घर आए हुए अतिथि के सामने इस तरह उपहास का कारण बन जाती है कि सभी उसे देख देख कर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और इस उपहास के लिए वह दिल से दुखी है। कहानी जो है यथार्थवादी शिल्प में लिखी गई है। इस प्रकार का यथार्थवादी कहानी भी कहा जा सकता है इसे। मध्यम वर्गीय परिवार में यथार्थ स्थिति का भी इसमें आकलन किया गया है। अंततः इस कहानी में एक माँ द्वारा अपने ही बेटे का पदोन्नति की तरक्की की नज़र रहती है और एक बेटे का अपने माँ के साथ दुर्व्यवहार का वर्णन दिखाया गया है। तो हमारा इस विस्म साहनी द्वारा लिखी गई ये कविता चीफ की दावत यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।